हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विषय गणित के पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। सारे के सारे सवाल आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का परिचय वाला वीडियो बनाया था। परिचय वाले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जरूर देखें और उस वीडियो को देखने के बाद ही आप प्रश्नावली पर आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.1 की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चंस अब हम एक एक करके हल करते हैं। सारे के सारे प्रश्न अब हम हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है प्रश्नावली 1.1 में, रिक्त स्थानों को भरिए। तो कुछ रिक्त स्थान, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमको उन्हें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली स्थान में पहला प्रश्न है 1 लाख बराबर 10,000, मतलब 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। मैंने आपको बताया था कि 1 लाख में जब हम 10,000 के 10 जोड़ेंगे तब हमें कितना मिलता है? 1 लाख मिलता है। तो पहला खाली स्थान में कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब कि 10,000 के 10 जोड़ेंगे तब हमें कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। 10,000 बराबर कितना होता है? 1 लाख। 10,000 बराबर कितना होता है? 1 लाख। दूसरा प्रश्न है बी नंबर का, 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन में होते हैं कितने? 10 लाख। अगर आपने परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वो वीडियो देख कर ही आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं उसमें बहुत ही अच्छे से आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। मैंने आपको बताया था 1 मिलियन में होते हैं कितने? 10 लाख। और 10 लाख कैसे होते हैं? 100,000 में होते हैं 1 लाख, 200,000 में होते हैं 2 लाख, 300,000 में होते हैं 3 लाख, 400,000 में होते हैं 4 लाख, 500,000 में होते हैं 5 लाख, 600,000 में होते हैं 6 लाख, 700,000 में होते हैं 7 लाख, 800,000 में होते हैं 8 लाख, 900,000 में होते हैं 9 लाख और 100,000 में होते हैं 10 लाख। इसलिए यहाँ पर किया जाएगा 100,000 बराबर कितना होता है? 10 लाख। और 10 लाख को ही हम लिखते हैं 1 मिलियन। आई बात समझ? अब हम चलते हैं सी नंबर के प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर सी है अपना, 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 10 लाख को जब हम 10 बार जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1 करोड़ बन जाएगा। कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिल जाएगा। जब हम 10 लाख को जोड़ेंगे तब कितना बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक है। 10 लाख बराबर कितना होता है? 1 करोड़ होता है। ठीक है। कितना होता है? 1 करोड़ होता है। मतलब कि 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 10 लाख को जब हम 10 बार जोड़ते हैं तब हमें कितना मिलता है? 1 करोड़ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है अपना डी नंबर का, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं? खाली स्थान मिलियन, मतलब 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? मैंने आपको बताया था 10 लाख में 1 मिलियन होता है। ठीक है। इसी तरीके से 20 लाख में 2 मिलियन हो जाएंगे। इसी तरीके से 30 लाख में 3 मिलियन हो जाएंगे। इसी तरीके से 40 लाख में 4 मिलियन हो जाएंगे। 50 लाख में 5 मिलियन हो जाएंगे। 60 लाख में 6 मिलियन हो जाएंगे। 70 लाख में 7 मिलियन हो जाएंगे। 80 लाख में 8 मिलियन हो जाएंगे। 90 लाख में 9 मिलियन हो जाएंगे। 100 लाख में 1 करोड़ हो जाएंगे। मतलब कि 100 लाख में 10 मिलियन हो जाएंगे और 100 लाख बराबर कितना होता है? 1 करोड़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ बराबर होता है कितना? 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर होता है कितना? 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़। इसी तरीके से अगला प्रश्न है अपना ई नंबर का, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया कि 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा अपना उत्तर कितना? 10 लाख। क्या आ जाएगा? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। 1 लाख बराबर होता है 10,000। 1 मिलियन बराबर होता है 100,000। 1 करोड़ बराबर होता है 10 लाख। 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन भी, और 1 मिलियन बराबर होता है
10 लाख। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, सही स्थानों पर अल्प विरामों का प्रयोग करके संख्याओं को लिखना है। मैंने परिचय वाले वीडियो में अल्प विरामों मतलब कॉमास का प्रयोग करना बताया था। कॉमा का प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक हम भारतीय संख्यांकन की पद्धति द्वारा कर सकते हैं और एक हम संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम भारत में संख्यांकन की भारतीय पद्धति द्वारा करते हैं कॉमा का प्रयोग, तो सबसे पहले कॉमा लगाया जाता है या हम कह सकते हैं अल्प विराम लगाया जाता है 3 अंकों के बाद, और फिर अगले 2 अंक के बाद, फिर अगले 2 अंक के बाद ऐसे अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय पद्धति में अल्प विरामों का प्रयोग पहले 3 अंकों के बाद किया जाता है। 3 अंकों के बाद जो संख्या आती है वो हजारों को दर्शाती है, और फिर अगले 2 अंक के बाद किया जाता है, उसके बाद जो संख्या आती है वो लाखों को दर्शाती है, और फिर अगले 2 अंक के बाद किया जाता है, उसके बाद जो संख्या आती है वो करोड़ों को दर्शाती है। ठीक है। और वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो हर 3 अंक के बाद अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। पहला अल्प विराम जब लगाया जाता है उसके बाद जो संख्या लिखी जाती है वो दर्शाती है हजारों को, और फिर जब अगला 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है वो संख्या दर्शाती है मिलियंस को, और फिर अगला 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है वो संख्या दर्शाती है बिलियंस को। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस करी थी, बहुत अच्छे से आपको बताया था परिचय वाला वीडियो में, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न करते हैं। इसमें शब्दों में लिखा है, उसमें हम अल्प विरामों का प्रयोग करके संख्याओं को लिखेंगे। ध्यान से देखना, लिखा है 73,75,307। मैंने आपको बताया था कि पहला अल्प विराम संख्यांकन की भारतीय पद्धति द्वारा 3 अंकों के बाद लगता है जो हजारों को दर्शाता है। तो यहाँ पर 75,000 मतलब हजारों की बात हो रही है। मैंने फिर बताया था कि उसके बाद अगले 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है वो दर्शाता है लाखों को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कहाँ तक बात हो रही है, 73 लाख तक। ठीक है। तो लाखों तक बात हो रही है तो हम समझ गए कि यहाँ पर 2 अल्प विराम लगेंगे ना। पहला अल्प विराम लगेगा कहाँ पर, 3 अंकों के बाद, और दूसरा अल्प विराम लगेगा अगले 2 अंकों के बाद। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर बात करी गई है 73 लाख। 73 लाख मतलब ये 10 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कितना, 73। ये हो गया कितना, 73 लाख। फिर बात करी गई है 75,000, तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कितना, 75। ठीक है। कितना लिखेंगे, 75,000। फिर बात करी गई है 307। ठीक है। तो इस तरीके से हमको संख्याओं को लिखना है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय पद्धति में संख्यांकन की जो भारतीय पद्धति है उसमें पहला कॉमा लगता है, पहला अल्प विराम लगता है 3 अंकों के बाद, 1 2 3। 3 अंकों के बाद पहला लगा वो किसको दर्शा रहा है, हजारों को दर्शा रहा है, मतलब 75,307। उसके बाद अगले 2 अंकों के बाद लगता है 1 2, ये वाला कॉमा लगा, ये वाला अल्प विराम लगा, वो कितने को दर्शा रहा है यहाँ पर, लाखों को। तो यहाँ पर कितने होगा, 73,75,307। इस तरीके से हमें संख्याओं को लिखना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 9,05,41,। 9,05,41,। तो अब बात पहुंच गई कहाँ पे, करोड़ों पे पहुंच गई। ठीक है। तो करोड़ों पे कौन सा कॉमा लगेगा, मतलब हमको 3 अल्प विरामों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद लगेगा, फिर अगले 2 अंकों के बाद दूसरा अल्प विराम लगेगा, फिर अगले 2 अंकों के बाद तीसरा अल्प विराम लगेगा। पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करेगा, दूसरा अल्प विराम के बाद जो संख्या आएंगी वो लाखों को प्रदर्शित करेंगी, और तीसरे अल्प विराम के बाद जो संख्या आएंगी वो करोड़ों को प्रदर्शित करेंगी। तो यहाँ पर कितनी बात करी गई है, 9 करोड़। तो अब हम लिख देंगे तीसरे अल्प विराम के बाद 9, क्योंकि ये करोड़ों को प्रदर्शित कर रही है। फिर आई बात 5 लाख। तो यहाँ पर दूसरे अल्प विराम के बाद हम लिख देंगे 5। 5 को हम कैसे लिखेंगे, 05, क्योंकि ये 10 से कम है तो 05 लिखकर हम लिखेंगे। तो ये हो गया 05, कॉमा हम यहाँ पर लगा देते हैं 05। ठीक है। फिर बात करी गई है 41, मतलब 41, 9,05,41,। तो यहाँ पर
2 अंक आएंगे, हमें पता है जरूर 2 अंक आएंगे, क्योंकि पहले 3 अंकों के बाद लगता है, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, इसलिए इस कोमा के बाद क्या आएंगे, 2 अंक आएंगे। फिर कितने की बात करी गई है, 41 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41। लेकिन कभी भी मैंने बोला है कि 2 अंकों के बाद पहला कोमा नहीं लगता, पहला कोमा कब लगेगा, 3 अंकों के बाद, लेकिन हमें कितना लिखते हैं, 41 लिखना है, तो हम यहाँ पर 1 0 और लगा देंगे। अब 3 अंकों के बाद कोमा हो गया ना, पहला 1 2 3 अंकों के बाद पहला कोमा का हो गया, ये हजारों को दर्शा रहा है। फिर अगला कोमा हो गया, ये लाखों को दर्शा रहा है। फिर अगला कोमा हो गया, ये करोड़ों को दर्शा रहा है। आई बात समझ, तो हम कह सकते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41। आई बात समझ। तो इसी तरीके से हम करेंगे प्रश्न नंबर सी को। यहाँ पर लिखा है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। यहाँ पर भी बात कहाँ पर पहुंच गई, करोड़ों पर पहुंच रही है। तो हमें पता है पहला कॉमा या पहला अल्पविराम लगता है 3 अंकों के बाद, जो हजारों को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा अल्पविराम लगता है अगले 2 अंकों के बाद, जो लाखों को दर्शाता है। और तीसरा अल्पविराम लगता है फिर से अगले 2 अंकों के बाद, ये करोड़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर बात करी गई है 7 करोड़, तो हम लिख देंगे 7, ठीक है, 7 करोड़ तो हम लिख देंगे 7। फिर बात करी गई है 52 लाख, तो दूसरे कोमा के बाद लिख देंगे 52 लाख, क्योंकि दूसरा वाला कोमा लाखों को दर्शाता है। फिर बात करी गई है 21,000, पहले के बाद हम लिखेंगे 21,000। फिर आई बात 302 हो गई ना। वही बात मैंने क्या बोला था, पहले कोमा या पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3 लगा ना 3 अंकों के बाद। दूसरा अल्पविराम लगेगा अगले 2 अंकों के बाद, ये लगा 1 2 अंकों के बाद। फिर तीसरा अल्पविराम लगेगा अगले 2 अंकों के बाद, 1 2। पहला अल्पविराम हजारों को दर्शाएगा, दूसरे के बाद जो संख्या आएंगी वो लाखों को, और तीसरे अल्पविराम के बाद करोड़ों को। तो आ गई ना 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो इस तरीके से हमें संख्याओं को लिखना होता है अल्पविरामों का प्रयोग करके। इसी तरीके से हम डी नंबर वाला प्रश्न करते हैं। 58,423,202। 58,423,202। मैंने क्या बताया था, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन की पद्धति द्वारा हर 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगता है, जिसमें पहला अल्पविराम हजारों को दर्शाता है, और दूसरा अल्पविराम मिलियन को दर्शाता है, और तीसरा अल्पविराम बिलियंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर बात कहाँ की करी गई है, मिलियंस की करी गई है, इसलिए हम सिर्फ 2 अल्पविरामों का प्रयोग करेंगे। तो पहला अल्पविराम किसको दर्शाता है, मिलियंस को। तो यहाँ पर कितने मिलियंस की बात करी गई है, 58 मिलियन की, तो यहाँ पर लिख देंगे 58 मिलियन। फिर पहले के बाद जो संख्या आती है वो किसको दर्शाती है, हजारों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 423,000, 423,000, ठीक है। और फिर जो पहला कोमा किसको दर्शाता है, हजारों को, और उससे पहले कितनी संख्याओं के बाद कोमा लगता है, 3 संख्याओं के बाद, तो हम लिखेंगे 202, ठीक है। हर 3 संख्याओं के बाद अंतरराष्ट्रीय संख्याकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा कोमा लगता है। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 संख्याओं के बाद कोमा लगा, किसको दर्शा रहा है, ये हजारों को। 1 2 3 फिर 3 संख्याओं के बाद कोमा लगा, ये किसको दर्शा रहा है, मिलियन को। तो कितने हो गए, 58,423,202। इस तरीके से हमको संख्याओं को लिखना होता है। अब जल्दी से अगला कोई प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना 23,30,010। मैंने क्या बताया, पहला कोमा लगेगा अपना हजारों के लिए, दूसरा लगेगा अपने लाखों के लिए। तो यहाँ पर कितनी बात करी गई, 23 लाख। तो यहाँ पर लिख देंगे 23,30,000। मैंने क्या बोला, पहला कोमा लगता है 30,000, 30,000। पहले कोमे के बाद जो संख्या होती है वो दर्शाती है हजारों को, तो 30,000। फिर बात करी गई है 10। तो पहला कोमा कितनी संख्याओं के बाद लगता है, पहला अल्पविराम कितनी संख्याओं के बाद लगता है, 3 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, लेकिन 3 संख्या होनी चाहिए, तब हम पहला अल्पविराम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 और 0 लिखेंगे। तो ये हो गए 23,30,010। तो इस तरीके से हम संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा और संख्याकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा संख्याओं में अल्पविरामों या इंग्लिश में हम बोले तो कॉमास का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न में संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा अल्प विरामों का प्रयोग करके हमें संख्याओं के नाम बताने हैं, जिसमें 4 प्रश्न है ABCD ये संख्याएं लिखी हैं। अब हम अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था आपको कि भारत में संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा पहला अल्प विराम लगता है कब? 3 संख्याओं के बाद। तो अब हम लगाते हैं A नंबर वाले प्रश्न में 1 2 3 3 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगेगा। पहला वो किसको दर्शाएगा? हजारों को। फिर लगेगा 2 संख्याओं के बाद 1 2 2 संख्याओं के बाद लग गया, ये लाखों को दर्शाएगा। फिर अगली 2 संख्याओं के बाद लगेगा 1 2 2 संख्याओं के बाद लग गया, ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा करोड़ों को। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 8,75,95,762। इसी तरीके से हमें इसका नाम लिखना है। तो अब हम लिखेंगे 8,75,95,762। इस तरीके से हमें संख्याओं के नाम लिखना है। किस पद्धति में? भारतीय पद्धति में, मतलब संख्याकन की भारतीय पद्धति में। ठीक है, मैंने बताया पहला अल्पविराम हजारों को दर्शाएगा, दूसरा लाखों को और तीसरा करोड़ों को। तो करोड़ों तक पहुंच रहा है तो 8,75,95,762। इस तरीके से हमने ए प्रश्न वाले प्रश्न का उत्तर लिख दिया। अब दूसरा प्रश्न है B नंबर का, इसमें भी हम वही करेंगे। पहला अल्पविराम कब लगाएंगे? 3 अंकों के बाद। जो अब अगला कब लगाएंगे? अगले 2 अंकों के बाद। 1 2 ये लगा दिया। फिर अगला कब लगाएंगे हम? अगले 2 अंकों के बाद। तो ये लगा दिया, लेकिन 2 अंकों के बाद अब अंक नहीं है तो अब हम नहीं लगाएंगे। मैंने क्या बताया था? पहला अल्पविराम हजारों को दर्शाएगा, मतलब 46,000। और दूसरा अल्पविराम किसको दर्शाएगा? लाखों को दर्शाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 85,46,283। तो अब हम इनको लिख देते हैं। क्या? 85,46,000 कितने? 283। इस तरीके से हमें संख्याओं को लिखना है। आई बात समझ? इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर का ये प्रश्न करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले 3 अंकों के बाद लगाएंगे, ये हजारों को दर्शाएगा। फिर अगले 2 अंकों के बाद लगाएंगे, फिर अगले 2 अंकों के बाद लगाएंगे। इसमें 3 अल्पविराम लग गए, मतलब बात कहाँ तक पहुंच गई? करोड़ों तक बात पहुंच गई। पहला हजारों तक, दूसरा लाखों तक, तीसरा करोड़ों तक। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 9,99,46,000। तो अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? 9,99,00,000 कैसे लिखेंगे? 9,99,00,46। पहला अल्पविराम दर्शाता है हजारों को, दूसरा दर्शाता है लाखों को, तीसरा दर्शाता है करोड़ों को। ठीक है, इसी तरीके से हम D नंबर वाला प्रश्न करेंगे। पहला अल्पविराम कब लगाएंगे हम? 3 अंकों के बाद। किसको दर्शाएगा? हजारों को। फिर अगला लगाएंगे 2 अंकों के बाद, फिर लगाएंगे 2 अंकों के बाद। 3 अल्पविराम लगे, मतलब बात कहाँ तक पहुंच गई? करोड़ों तक। पहली हजारों तक, दूसरे के बाद लाखों और तीसरे के बाद करोड़ों। तो इसको हम पढ़ेंगे 9,84,32,701। तो इसको अब हम लिख देते हैं 9,84,32,701। इस तरीके से हम संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा संख्याओं पर कॉमा लगाकर, अल्प विराम लगाकर उनके नाम भारतीय पद्धति में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न भी अच्छे से हल कर लेते हैं। इससे पहले हमने जब प्रश्न क्रमांक 3 करा था तो उसमें भारतीय पद्धति द्वारा अल्प विराम लगाकर संख्याओं के नाम लिखे थे। अब हम प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करके संख्याओं के नाम लिखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था परिचय वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, मतलब हर 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। तो चलिए अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर ए में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के जो पहला प्रश्न है उसमें हम हल करते हैं। तो पहला अल्प विराम कब लगेगा? 3 अंकों के बाद। 1 2 3 अंकों के बाद लग गया, जो किसको दर्शाता है? हजारों को दर्शाता है।
फिर अगला लगेगा अगले 3 अंकों के बाद, 1 2 3, 3 अंकों के बाद लग गया। ये किसको दर्शाता है? मिलियंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मिलियंस को। किसको? मिलियंस को। मिलियंस को दर्शाता है। आई बात समझ? किसको दर्शाता है? मिलियंस को दर्शाता है। तो अब हम समझ गए कि पहला कोमा हजारों को दर्शाता है, दूसरा कोमा मिलियन को दर्शाता है। किसको? मिलियन को। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 78,921,092। 78,921,092। आई बात समझ? तो इसी तरीके से अब हम लिख देते हैं 78 मिलियन, ठीक है, 78,921,092, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना है। अब इसी तरीके से हम प्रश्न क्रमांक बी करेंगे, चौथे का दूसरा वाला करेंगे। इसमें भी अब हम क्या करेंगे? 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाएंगे, 1 2 3 अंकों के बाद पहला अल्प विराम। ये अगली संख्या, पहले अल्प विराम के बाद संख्या हजारों को दर्शाती है। फिर से मैं बता देता हूँ। फिर अगले 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा जो किसको दर्शाएंगी? मिलियन को दर्शाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 7,452,283। 7,452,283। तो चलिए अब लिखते हैं क्या? 7 मिलियन 7 मिलियन हो गया, ठीक है। 7 मिलियन, इसको लिखेंगे 7 मिलियन 452,000 452,000, क्योंकि मैंने बोला था पहला अल्पविराम हजारों को और दूसरा अल्पविराम मिलियंस को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो 7,452,283। अब क्या लिखेंगे? 283। तो ये हो गया इसका नाम किस पद्धति में? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अब इसी तरीके से हम प्रश्न क्रमांक सी का करेंगे, चौथे का जो तीसरे नंबर का है उसका करेंगे। अब किसके बाद लगाएंगे? 3 अंकों के बाद। तो पहला 1 2 3, 3 अंकों के बाद। दूसरा कब लगेगा? 3 अंकों के बाद, 1 2 3, 3 अंकों के बाद। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंकों के बाद अल्प विरामों को लगाना पड़ता है। पहला अल्प विराम हजारों को दर्शाता है और दूसरा दर्शाता है मिलियन को। तो ये कितने हो गए? 99,985,102। तो 99 मिलियन लिखेंगे अब। 99 मिलियन 985,000 102। इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रश्न क्रमांक डी को कर लेते हैं फटाक से। 1 2 3 अंकों के बाद पहला अल्प विराम, 1 2 3 अगले 3 अंकों के बाद दूसरा अल्प विराम। पहला अल्प विराम हजारों को, दूसरा अल्प विराम मिलियन को। तो ये कितने हो गए? 48 मिलियन 48 मिलियन, ठीक है। 48 मिलियन 49,000, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसको तो पढ़ेंगे नहीं। 49,000 कितने? 49,831। क्या हो गया? 831। तो इस तरीके से हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा अल्प विरामों का प्रयोग करके संख्याओं के नामों को लिखते हैं। तो अब हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पूरे सवाल मैंने आपको करा चुके हैं, जितने भी प्रश्न थे। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक प्रश्नावली 1.1 में दिए गए थे। तो पूरे के पूरे मैं आपको हल करा चुका हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बहुत अच्छे से प्रश्नावली 1.1 को मुझे उम्मीद है कि कर पा रहे होंगे। पार्ट 1 से संबंधित जितनी भी प्रश्नावली है उन सब के वीडियोस में डाल चुका हूँ आपके लिए। उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और परिचय वाला वीडियो सभी को देखकर पार्ट 1 को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, पार्ट 1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।